हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछले क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस में जो है इसमें जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो उसकी प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस है। बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का, उसको रीड करना स्टार्ट करो। From the following information, you are required to prepare a summarized balance sheet for Rudra Limited for the year ended 31st of March 2023. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है 1:1, करंट रेशियो दिया है 3:1, इसके बाद में फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स 4 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दिया 6 टाइम्स, कैश इन हैंड 5 लाख रुपीज, स्टॉक टू डेटा 1:1, सेल्स टू नेटवर्थ 4 दिया है, कैपिटल टू रिजर्व 1:2, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू क्रेडिटर 10:1, इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट ऑफ 10%। ये जो आखिरी लाइन है इसका मतलब क्या हो रहा है कि रुद्रा लिमिटेड ने जो भी लॉन्ग टर्म लोन लिया था, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर तो हो गया बट उसका पेमेंट करने का बाकी। मतलब ये क्या होगा, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो किसमें आएगा, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर तो आपको क्या करना है, पूरा की पूरा बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, समराइज बैलेंस शीट यहां पर आपको प्रिपेयर करनी। और आप क्वेश्चन में देखोगे इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है वो तो क्या है, बहुत सारे रेशियोज दे दिए सिर्फ। ठीक है, फिगर तो सिर्फ एक ही चीज की दी है कि कैश इन हैंड कितना है 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, करंट लायबिलिटीज कितना है, फिक्स्ड एसेट कितना है, करंट एसेट कितना है, ये सब चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, और ये मैंने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया, जो लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना आपके स्टडी मटेरियल में, ये ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में, उससे आंसर तो देखो आ जाता है बट वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन दिया। अभी मैं आपको जो पूरा बताऊंगा प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना है, कैसे इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, वो चीज ठीक है, वो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे पूरे सॉल्व करने उसकी भी आपको एक आइडिया लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको पूरे फॉर्मूलेस पता है, रेशियो एनालिसिस में जितने भी फॉर्मूले आते हैं अगर आपको पूरे पता है, ठीक है, तो ये क्या होता है पूरा की पूरा, ये ऐसा मान लो कि ये मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको मिसिंग फिगर्स निकालना है, उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कि अब आपको इतना सारा ये डेटा दे रखा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको यूज में लेके जो मिसिंग फिगर्स है, आप ये मान लो ना इक्विटी शेयर कैपिटल मिसिंग फिगर है वो आपको निकालना है, रिजर्व सरप्लस मिसिंग फिगर है वो आपको निकालना है वैसे। ठीक है, तो पूरा बस आपको क्या करना है, मैथ्स अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब यहां पर आपको बहुत सारे रेशियोज दिया, कोई भी रेशियो को जो इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, कोई भी आप रेशियो को जो यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल टू रिजर्व दिया है ना 1:2, इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो रिजर्व क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर मैं कैपिटल को x मान रहा हूं और कैपिटल टू रिजर्व 1:2 है तो रिजर्व क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बेसिकली यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स आते हैं ना बैलेंस शीट में, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, x के टर्म्स में निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो और बाद में क्या होगा, हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई कर देंगे आखिरी में और क्या होगा, हमारी वो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, देखो कैपिटल को x मान लिया, लेट कैपिटल बी x, लिखते जाना साथ साथ में आप लोगों ने, लेट कैपिटल बी x। तो हमने कैपिटल को जो है x मान लिया। अब कैपिटल टू रिजर्व जो है 1:2 दे रखा है, कैपिटल बाय रिजर्व, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिजर्व इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, रिजर्व इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल, और कैपिटल क्या है, x है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रिजर्व जो है वो निकाल लिया। अगर कैपिटल को हम x मान रहे हैं तो रिजर्व क्या रहेगा, 2x रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम कौन से रेशियो को यूज में लेंगे, देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स टू नेटवर्थ जो है ना, इसको यूज में ले लेते हैं। सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ कितना दिया आपको, 4 दिया है। ठीक है, नेटवर्थ कैसे निकालोगे बताओ, नेटवर्थ कभी भी कैसे निकलेगा, अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर दूंगा तो क्या होगा, नेटवर्थ निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो नेटवर्थ निकाल रहे हैं। नेटवर्थ कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां पर बेसिकली मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल क्या है, x है, और रिजर्व्स क्या है, 2x है। नेटवर्थ क्या हो जाएगा, x प्लस 2x यानी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा नेटवर्थ निकल गया 3x। अब आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया था क्या था, सेल्स टू नेटवर्थ कितना है, 4 है। सेल्स टू नेटवर्थ इसका मतलब क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये कितना है, 4 है। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय
4 मल्टीप्लाइड बाय नेटवर्थ, और नेटवर्थ कितना है 3x है, तो सेल्स कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x, यानी कितना हो गया 12x हो गया। हमारे पास अब सेल्स भी आ गया, ठीक है, सेल्स कितना है 12x है, ठीक है। अब हम देखना कौन सा इंफॉर्मेशन यूज में लेंगे। हमने ऑलरेडी सेल्स टू नेटवर्थ जो यूज में ले लिया, कैपिटल टू रिजर्व जो इसको भी हमने यूज में ले लिया। अब हम आगे जो चीज को यूज में ले रहे हैं वो देखो कौन सा ले रहे हैं, फिक्स्ड असेट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। अब फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। सेल्स हमें पता है कितना है 12x है, तो हमारा क्या होगा फिक्स्ड असेट्स निकल के आ जाएगा। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो जो है ये आपको कितना दिया है 4 दे रखा है। फॉर्मूला लिख दो इसका, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल्स टू 4। सेल्स कितना है 12x है, ठीक है, 12x है, तो 12x डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर फिक्स्ड असेट्स कितना हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 4, 12x डिवाइडेड बाय 4, तो फिक्स्ड असेट्स कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। हमने फिक्स्ड असेट्स भी निकाल लिया, फिक्स्ड असेट्स कितना है 3x है, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स कितना आ गया हमारा 3x आ गया। अब हम जो दूसरा रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, देखो स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर क्या दिया, देखो स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कितना है 6 है, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कितना है 6 टाइम्स है। चलो इसको यूज में ले रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है आपको क्या दिया है 6 टाइम्स दिया है। वैसे देखे जाए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, सेल्स के बजाय हम किसको प्रायोरिटी देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सेल्स लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत लिखो, क्या लिखो सेल्स लिखो। तो फॉर्मूला क्या हो गया सेल्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय। एक बार चेक कर लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह कुछ दे रखी है क्या क्वेश्चन में, या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर आप एवरेज इन्वेंट्री मत लिखो डिनोमिनेटर में, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कब लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में, अगर आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री का कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह है तो, बट यहां पर तो ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखो और बात खत्म करो। तो सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। सेल्स तो हमें पता है कितना है 12x है, ठीक है, 12x है, तो 12x डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 12x डिवाइडेड बाय 6, यानी कितना आ गया 2x, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गया कितना है 2x है। हम हर चीज को देखो x के इसमें निकालते जा रहे हैं। हमने कैपिटल को लिया था x, उसके बाद में हमने क्या करा रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लिया, ठीक है, जो कि कितना है 2x है। फिर हमने नेटवर्थ निकाला जो कि 3x आया, नेटवर्थ हमारा 3x आया तो हमारा सेल्स 12x आ गया। एक बार हमारे पास सेल्स आ गया 12x तो हमने फिक्स्ड एसेट निकाल लिया जो कि कितना आया 3x, और बाद में हमने क्या करा अभी क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया जो कि कितना आया 2x, ठीक है। अब आगे हम कौन से रेशियो को यूज में ले, कौन से रेशियो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आपको देखो एक तो करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है कितना 3:1, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो दिया है आपको 1:1, और एक और चीज जो आपको दिया है वो क्या है स्टॉक टू डेटर दिया है, स्टॉक टू डेटर कितना दिया है 1:1, ठीक है। तो अब हम यहां पर जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले हम ये वाला रेशियो इस्तेमाल कर लेते हैं स्टॉक टू डेटर। स्टॉक टू डेटर कितना दिया आपको 1:1, और अभी हमने जस्ट क्या करा स्टॉक निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 2x है, तो डेटर भी क्या रहेगा 2x रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो हम लिख दे रहे हैं स्टॉक टू डेटर, ये क्या होगा स्टॉक टू डेटर दिया है क्वेश्चन में 1:1। यहां पर क्या होगा ये क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय डेटर इज इक्वल्स टू 1:1, यानी 1/1। क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं 2x लिख रहा हूं यहां पर तो क्या होगा देखो 2x डिवाइडेड बाय डेटर इज इक्वल्स टू 1/1, तो देयरफॉर डेटर कितना हो गया 2x, ठीक है। हमारा डेटर भी आ चुका है x के टर्म्स में, डेटर कितना आ रहा है 2x आ रहा है, ओके। अब आगे देखना हम क्या कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो जो दिया है ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है 1:1 है, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 है, इसको भी यूज में ले लेते हैं।
देखना यहाँ पर आपने अब डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी क्या होगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1:1 दिया है ना डेट टू इक्विटी भी, हाँ 1:1, डेट बाय इक्विटी इज इक्वल्स टू 1/1। और यहाँ पर ये जो हम डेट लिख रहे हैं न्यूमरेटर में, कौन सा डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, ये कौन सा डेट है आपका, लॉन्ग टर्म डेट है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भले इसे, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो अब देखना लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है, इक्विटी क्या रहेगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, नेटवर्थ कितना है 3x है, लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया आपका 3x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है 1:1 है, तो आपका इक्विटी कितना है 3x है, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट भी कितना रहेगा 3x ही रहेगा, तो लॉन्ग टर्म डेट बाय 3x इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1। सो देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट लिख दो, वहां पर आप लॉन्ग टर्म लोन लिख दो, एक ही बात है, यहां पर हमने लॉन्ग टर्म लोन जो है उसको भी क्या करा, x के टर्म्स में निकाल दिया, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आ रहा है 3x आ रहा है, ठीक है। अब देखना आपको और क्या चीज दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 20% ऑफ कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू क्रेडिटर दिया कितना 10:1, ठीक है। तो पहले तो देखो हम ये चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ कॉस्ट है, 20% ऑफ सेल्स नहीं बोला, नहीं तो आसान हो जाता था, पर इसने क्या बोला ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 20% ऑफ कॉस्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इसको y मान ले रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर रहे हैं y मान ले रहे, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी y, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 20% ऑफ y विच इज इक्वल्स टू कितना 0.2 y, ठीक है। अब देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सेल्स क्या रहेगा बताओ, सेल्स को अगर मुझे लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट केस में, तो कैसे लिखेंगे, सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है कितना है 12x है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उसको हमने y माना, ग्रॉस प्रॉफिट जो है क्या है 0.2 y, तो 12x इज इक्वल्स टू y प्लस 0.2 y, तो क्या हो जाएगा देखो 12x इज इक्वल्स टू 1.2 y, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पर देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 12x डिवाइडेड बाय 1.2, क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10x। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको भी हमने क्या करा x के टर्म्स में निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है y है विच इज इक्वल्स टू 10x, एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है 0.2 y है, y का वैल्यू क्या है 10x है, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10x जो है ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। हमें हर चीज x के टर्म्स में चाहिए, बट देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो x के टर्म्स में नहीं था पहले, तो हमने क्या करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है y मान लिया, ठीक है। तो अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड y है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा 20% ऑफ y रहेगा, यानी कितना हो गया 0.2 y हो गया। बाद में हमने क्या करा, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जो है, इस इक्वेशन को हमने यूज में लिया, तो सेल्स कितना है 12x है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड y है, ग्रॉस प्रॉफिट 0.2 y, तो हमारा क्या होगा y का वैल्यू निकल के आ गया कि y कितना है 10x है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10x है एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2x, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और रेशियो उन्होंने दिया था जो कि कौन सा है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू क्रेडिटर जो कि कितना 10:1, ठीक है, इसको भी हम यूज में ले लेते तो क्या होगा हमारा क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्रेडिटर इज इक्वल्स टू 10:1, यानी क्या होगा 10/1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10x है, तो 10x डिवाइडेड बाय क्रेडिटर इज इक्वल्स टू 10/1, तो देयरफॉर क्रेडिटर कितना हो जाएगा बताओ, क्रेडिटर कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू x, क्रेडिटर भी हमारा क्या हो गया x के टर्म्स में आ गया, क्रेडिटर कितना है x है, ठीक है, ओके। अब आगे क्या चीज को यूज में ले, ग्रॉस प्रॉफिट जो इसको भी हमने यूज में ले लिया है, बचा क्या चीज अब सिर्फ करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो जो इसको अभी तक हमने यूज में नहीं लिया, ठीक है, करंट रेशियो क्या है 3:1 है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं करंट असेट्स निकाल ले रहे हैं, करंट असेट्स, तो बताना करंट असेट्स में क्या क्या चीज आएगी, एक तो क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में कि कैश इन हैंड आएगा, कैश इन हैंड जो है क्या होगा करंट असेट्स में आएगा, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उसके अलावा और क्या चीज आएगी डेटर्स आएगा, और कुछ दिख रहा है कि देख लो नहीं, ठीक है, सिर्फ इतने ही आइटम्स है,
तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो लिख ले रहे, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू कैश इन हैंड प्लस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस डेटर्स। ठीक है, कैश इन हैंड तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 5 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2x है। और डेटर्स भी हमने ऑलरेडी निकाल रखे, कितने हैं, 2x है। ठीक है, तो 5 लाख प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया, ये 5 लाख प्लस 4x, कितना हो गया, 5 लाख प्लस 4x, है ना। ठीक है, और हम ये मान रहे हैं, ठीक है, कि करंट एसेट्स में सिर्फ यही चीज आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। कैश इन हैंड आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और डेटर्स आएगा। ये अजम्पशन आपको लेना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना कि करंट एसेट्स में सिर्फ 3 ही चीज आ रही है, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स। ओके, अब आप जो करंट रेशियो दिया था ना क्वेश्चन में, उसको यूज में ले लो। तो करंट रेशियो जो है क्या दिया था क्वेश्चन में, देखना, करंट रेशियो दिया है आपको 3:1। करंट रेशियो दिया है 3:1। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, दिस इज इक्वल्स टू 3/1। तो देयरफॉर करंट लाइबिलिटीज जो है वो क्या हो जाएगा, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय 3। करंट असेट्स क्या है, 5 लाख प्लस 4x है, तो क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज हो गया 5 लाख प्लस 4x वोल डिवाइडेड बाय 3। हमने करंट लाइबिलिटीज जो है, ठीक, करंट लाइबिलिटीज जो है वो भी हमने क्या करा, पूरा x के टर्म्स में निकाल लिया। कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 4x वोल डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दी थी वो तो हमने सब यूज में ले लिया। अब ये जो x है इसको हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम क्या करेंगे, अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो इसको यूज में लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यहां पर देखो उसको हम क्या कर रहे हैं, अब यूज में ले रहे हैं। असेट्स में क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, दिस इज इक्वल्स टू इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या होगा, करंट लायबिलिटीज भी आएगी और लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म डेट है वो। ओके, यहां पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दिया। फिक्स्ड असेट्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एक्स के टर्म्स में क्या है। ठीक है, अब सब चीज आपको लिखते जाना है। फिक्स्ड असेट्स देखो कितना है, 3x है। फिक्स्ड असेट्स कितना है, 3x है। करंट असेट्स भी हमने निकाल रखा है, करंट असेट्स कितना है देखना, करंट असेट्स कितना है, 5 लाख प्लस 4x है, लिखते जाओ। तो फिक्स्ड असेट्स आपका 3x है, करंट असेट्स आपका 5 लाख प्लस कितना है, 4x है। दिस इज इक्वल्स टू इक्विटी। इक्विटी में क्या होगा देखो, आपका शेयर कैपिटल भी आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, मतलब नेटवर्थ है वो एक तरीके से। नेटवर्थ हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, नेटवर्थ मेरे ख्याल से 3x था। हाँ, नेटवर्थ कितना है, 3x है। ठीक है, तो 3x लिख दो फटाफट से, यहां पर 3x लिख देना। करंट लायबिलिटी अभी हमने निकाला, कितना है, 5 लाख प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 3। और लॉन्ग टर्म डेट जो है, लॉन्ग टर्म लोन, वो भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। कहां पे निकाला था, एक बार रुको, ये रहा। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कितना है, 3x। इसको भी देखो हम लिख दे रहे 3x। अब देखो क्या होगा, 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x। तो 5 लाख प्लस 7x इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x। ओके, आगे देखना, तो 5 लाख प्लस 7x, 5 लाख प्लस 7x, ठीक है, 5 लाख है, 5 लाख प्लस 7x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 लाख प्लस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6x कितना होगा, 18x। तो 5 लाख प्लस 4x, 5 लाख प्लस 4x प्लस 18x वोल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको आप क्या करो, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में भेज दो। ठीक है, ये यहां पर डिवीजन में है ना, तो अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 15 लाख, एंड 7x मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 21x इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 4x प्लस 18x कितना हो गया, 22x। ठीक है, 22x।
यहां पर देखो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 22x माइनस 21x कितना हो गया x, एंड 15 लाख माइनस 5 लाख कितना हो गया 10 लाख। यहां पर हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया, x कितना है 10 लाख है, ठीक है, x हमारा 10 लाख आ गया है। अब तो जो है क्या होगा, बहुत इजीली आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बना सकते हो। तो बनाना स्टार्ट करो। इन दी बुक्स ऑफ, क्या था कंपनी का नाम, इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या दिया है एक बार देखने दो, रुद्रा लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हम रुद्रा लिमिटेड की बुक्स में क्या कर रहे हैं, अब बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। इन दी बुक्स ऑफ रुद्रा लिमिटेड, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ रुद्रा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2023, ठीक है। चलो तो मैं नीचे लिख देता हूं, तो इसको देखो पूरा की पूरा हमें लिख के बताना पड़ेगा एक एक आइटम। यहां पर मैंने क्या करा, इसको दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। ये आपका असेट्स हो गया, असेट्स, एंड ये अमाउंट इन रुपीस, ये आपका लायबिलिटीज हो गया, और ये हो गया अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। अब असेट्स में क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स आएगा एक तो, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स जो है वो कितना था, फिक्स्ड असेट्स जो है कितना था 3x था, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स कितना था 3x, और x का वैल्यू कितना है 10 लाख। तो फिक्स्ड असेट्स कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, कितना हो गया 30 लैक्स, ये 30 लैक्स, हमने फिक्स्ड असेट्स लिख दिया 30 लैक्स, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, करंट असेट्स, करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में जो अलग अलग आइटम है ना वो पूरे लिखते जा रहे हैं हम। क्या था, क्या क्या चीज थी करंट असेट्स में, एक तो क्लोजिंग स्टॉक था, डेटर्स था, और कैश इन हैंड था, ठीक है। तो लिखते जा रहे, देखो सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया डेटर्स। डेटर्स कितने के थे, डेटर्स मेरे ख्याल से 2x थे, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, ये रहे डेटर्स कितने थे 2x थे, क्लोजिंग स्टॉक भी कितना था 2x था, ठीक है, और कैश इन हैंड कितना था 5 लाख। यहां पर देखो हम लिखते जा रहे हैं, डेटर्स 2x थे ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख कितना हो गया 20 लैक्स। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, वो भी कितना है 2x है, तो कितना हो जाएगा 20 लैक्स, और कैश इन हैंड वो कितना है 5 लैक्स, पूरा मिला के कितना हो गया 45 लैक्स। टोटल असेट्स जो है कितने हो गए बताओ, टोटल असेट्स 30 लैक्स प्लस 45 लैक्स, यानी कितना हो गया 75 लैक्स, ठीक है, 75 लैक्स। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब लायबिलिटीज में जो जो चीज आएगी उसको लिखते जाना। सबसे पहले क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसको हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई 10 लैक्स आई, कैपिटल कितना हो गया 10 लैक्स। उसके बाद में रिजर्व्स लिख दे रहे अब हम, कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो कितना था 2x था, वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लैक्स करने पे कितना हो रहा है 20 लैक्स आ रहा है, तो रिजर्व कितना हो गया 20 लैक्स। फिर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट जो था, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, उसको लिख दे रहे लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितना था मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार मैं देख ले रहा हूं ऊपर। लॉन्ग टर्म डेट ये रहा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म डेट जो है कितना था 3x था, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख कितना हो गया 30 लैक्स, लिख दो, ये कितना हो गया 30 लैक्स, ठीक है। अब क्या होगा देखो, करंट लायबिलिटीज आएगा, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आएगी, एक तो क्रेडिटर्स मुझे अच्छे से याद है, करंट लायबिलिटीज में एक चीज तो क्रेडिटर्स था, ठीक है, वो तो मुझे एकदम अच्छे से याद है। और क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स कितने थे निकाले थे ना, क्रेडिटर्स x थे, क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू x, और x का वैल्यू कितना है 10 लाख। तो क्रेडिटर्स जो है लिख दो 10 लाख है, क्रेडिटर्स 10 लाख है। उसके बाद और क्या चीज है देखो, करंट लायबिलिटीज में और क्या चीज थी, मुझे तो और कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, एक और ये चीज था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो लास्ट वाला लाइन था, इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो फटाफट से इसको भी,
करंट लाइबिलिटीज में आएगा ना वो भी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रहेगा? लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 30 लाख का है, इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10%, और पूरे एक साल का जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर्ड हो गया है और उसका पेमेंट करने का बाकी। तो 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% करने में कितना होगा? 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% करने में कितना होगा? 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया है। बट पूरा मिला के करंट लाइबिलिटीज है कितना? देखो पूरा मिला के करंट लाइबिलिटीज कितना है? 5 लाख प्लस 4x वोल डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, 5 लाख प्लस 4x वोल डिवाइडेड बाय 3। एक्स का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 10 लाख है। तो 5 लाख प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख यानी कितना हो गया? 45 लाख हो गया। 45 लाख डिवाइड बाय 3 करने में कितना होगा? 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज पूरा मिला के है कितना? 15 लाख। करंट लाइबिलिटीज पूरा मिला के रहेगा कितना? 15 लाख। अगर आप यहां पर एक्स का वैल्यू 10 लाख लिख दोगे तो करंट लाइबिलिटीज जो है पूरा मिला के कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। और यहां पर ये दोनों आइटम मिला के कितने के हुए? 13 लाख के हुए। मतलब करंट लाइबिलिटीज में और भी कुछ आइटम है जिनका हमें नाम पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा लिख दे रहे हैं अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज जो कि कितना रहेगा? 2 लाख रहेगा। पूरा मिला के कितना हो गया? 15 लाख। समझ गया? ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। और ये भी देखो आपका क्या होगा? 75 लाख ही आएगा, 75 लाख ही आएगा। इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं, 75 लाख। ठीक है, आप करके देख लो टोटल। 10 लाख प्लस 20 लाख 30 लाख, 30 लाख प्लस 30 लाख 60 लाख, 60 लाख प्लस 15 लाख कितना हो गया? 75 लाख। यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व कर लिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं था। ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं था इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक ही फिगर दे रखी थी क्वेश्चन में। सिर्फ आपको कैश इन हैंड दिया है 5 लाख, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी सब आपको रेशियोज दिए थे, फिगर्स नहीं दी थी। ठीक है, अभी इसके बाद हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें क्या होगा? आपको और भी फिगर्स मिलेगी। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में क्या सिर्फ एक ही फिगर थी, कैश इन हैंड 5 लाख। बाकी तो पूरी के पूरे क्या थे? सब आपको रेशियोज दिए थे और आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत कम स्टूडेंट्स जो इसको बना पाए थे। एग्जाम में तो पूछा नहीं गया ये। ठीक है, बट रेगुलर क्लास वगैरह में जब मैंने क्वेश्चन, पहले मैं होमवर्क में देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, बाद में फिर मैं क्लास में डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो इसको बना पाते हैं। और आईसीआई ने जिसका सॉल्यूशन दे रखा है ना वो तो समझ में आता भी नहीं है, क्या क्या दिया है उनका उनको मालूम। ठीक है, ये बेस्ट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसा भी अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन करोगे तो भी क्या होगा? पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स? आंसर पूरा क्या है आपका? मैच कर रहा है। और बैलेंस शीट भी क्या हो रही है आपकी? हो रही है ना, टैली। ठीक है, मतलब सब सही क्या होगा? इसके लिए टैली कर रही होगी बैलेंस शीट। तो जैसा मैंने भी आपको पूरा प्रेजेंटेशन बताया वैसा आप एग्जाम में भी करके आ सकते हो। एग्जाम में आने की चांसेस कम रहेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्या होगा? रेशियो एनालिसिस जहां तक वो सिर्फ 5 मार्क के लिए पूछेंगे एग्जाम में, 10 मार्क के आने की चांसेस थोड़ी कम है। पर 10 मार्क्स के लिए उनको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रेशियो एनालिसिस का तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उनको अगर पूरी की पूरी केस स्टडी पूछनी है रेशियो एनालिसिस की तो क्या करेंगे? ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछना रहा तो पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, चांसेस थोड़ी सी कम है। ठीक है, बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो इसका मतलब क्या? बाकी क्वेश्चंस जो है रेशियो एनालिसिस के वो तो बना ही लोगे। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस की लेवल है वो तो क्या इससे बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होगे कि एज सच कोई बहुत जो फॉर्मूलेज है वो भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं थी। जो भी इन्होंने दे रखे थे रेशियोज वो क्या है? सिर्फ नाम के अंदर ही आपको सब फॉर्मूलेज दिखते जा रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? पर डेट बाय इक्विटी। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला पता ही है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो उसने बोल दिया क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स लेना है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा? सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बोला उसने, तो इसमें भी हमने फॉर्मूला क्या लिखा? सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पर हमने एवरेज इन्वेंट्री नहीं लिखा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि वैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है। बट इसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि स्टॉक टर्नओवर जो है वो भी क्या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, सेल्स आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में आप यहां पर एवरेज इन्वेंट्री नहीं लिखोगे क्योंकि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ही लिखोगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, बाद में स्टॉक टू डेटर, नाम में फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। स्टॉक डिवाइडेड बाय डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय डेटर्स। सेल्स टू नेटवर्थ, फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ। कैपिटल टू रिजर्व क्या रहेगा? कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू क्रेडिटर क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्रेडिटर। यहां पर एज सच ये नहीं था कि कोई कैपिटल गियरिंग रेशियो उसने दे दिया आपको। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, वो वाली चीज है। ठीक है, बट यहां पर आपको जो भी उसने रेशियोज दे रखे थे क्वेश्चन में, इनके तो फॉर्मूलेज आपको क्या हो रहा है? नाम में ही दिखते जा रहे हैं। ठीक है, बट वही था कि उसको कैसे पूरा यूज में ले, इंफॉर्मेशन जो दिया है क्वेश्चन उसको कैसे हम पूरा यूज में ले और कैसे हम वो सब मिसिंग फिगर्स निकाले। ठीक है,
इक्विटी कितना रहेगा, इक्विटी में आपकी दो चीजें आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। कैपिटल कितना रहेगा, रिजर्व्स कितना रहेगा, फिर करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन कैसे निकालेंगे, ये सब चीज आपको क्या है कैसे निकालेंगे उसके ऊपर पूरी मेहनत करनी थी। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से रीड करो क्वेश्चन नंबर 2। Manan Private Limited gives you the following information relating to the year ending 31st of March 2023। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। करंट रेशियो दिया है 2.5:1, डेट इक्विटी रेशियो दिया है 1:1.5, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स दिया है 15%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 2 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 7, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है 13,50,000। देखो एक चीज समझ जाना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या है करंट रेशियो दिया है और क्वेश्चन में आपको नेट वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है, तो आप इजीली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वही चीज निकालेंगे। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे। फिक्स एसेट्स भी दे रखा है आपको यहां पर देखो 30 लाख, देन 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया आपका 18 लाख, 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया कितना 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना है 11,40,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है देखो, क्विक रेशियो, ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर, और कुछ निकालना है नहीं, ये 4 चीज निकालना है। तो एग्जाम में क्या कर सकता है वो, आपको ये क्वेश्चन पूछना रहा तो 8 मार्क के लिए पूछ सकता है और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, 5 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो एनालिसिस के वो जनरली आसान ही आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन 8 मार्क 10 मार्क के आते हैं वो भी आसान ही रहते हैं, बस क्या होता है थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं वैसा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में अगर करंट रेशियो दिख गया, नेट वर्किंग कैपिटल दिख गया, तो आपने सबसे पहला काम ही क्या करना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल के रख देना। ठीक है, अब करंट रेशियो दिया है 2.5:1। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना, पूरा जो आंसर है आप लोगों ने भी साथ साथ में लिखते जाना है। ठीक है, करंट रेशियो दिया है आपको, करंट रेशियो कितना दिया है 2.5:1 दिया है ना। ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 1। हाँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 2.5। 2.5:1 यानी क्या होगा 2.5 लिख सकते हो ना आप। तो therefore करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स कितना है 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज क्या दी थी, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल दिया था उसको यूज में ले रहे। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है 13,50,000। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी आप लोग को सभी को पता होना ही चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 13,50,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की जगह क्या करो 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज लिख दो माइनस करंट लायबिलिटीज। 13,50,000 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। देयरफॉर करंट लायबिलिटीज कितना रहेगा 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है 9 लाख आ गया। करंट लायबिलिटीज तो यहां पर हमने निकाल लिया, करंट एसेट्स भी निकाल दो। करंट एसेट्स क्या रहेगा 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख कितना आ रहा है देखो 22,50,000 आ रहा है क्या, देखो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 22,50,000 के 22,50,000। हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो निकाल दिया। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो पूछा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास, बट क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा बताओ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में तो कुछ भी दिया नहीं, तो उसको तो हटा दो, इग्नोर कर दो, बट आपको इन्वेंट्री तो निकालनी पड़ेगी ना, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकाले बगैर तो क्विक रेशियो निकलने वाला नहीं है। अब कैसे निकालोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बताओ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे यार, बहुत सारी चीजें दी है यहां पर तो।
ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ कैश दिया था आपको 5 लाख रुपए, यहां पर तो बहुत सारी चीजें दी है। फिक्स्ड असेट दिया आपको 30 लैक्स का, देखो कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिक्स्ड असेट्स कितना है 30 लैक्स है ना, ठीक है, इसको यूज में ले लेते। देखो कौन से रेशियो में आपको फिक्स्ड असेट्स दिख रहा है, कौन से रेशियो में आपको फिक्स्ड असेट्स दिख रहा है, ये रहा। कोई रेशियो है जिसमें फिक्स्ड असेट्स दिख रहा है, टोटल असेट्स दिख रहा है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है 2 टाइम्स है, और हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है 30 लैक्स। क्या हम टोटल असेट्स निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। टोटल असेट्स क्या रहेगा, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। करंट असेट्स तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना, और फिक्स्ड असेट्स क्वेश्चन में दिया है, तो फटाफट से क्या करो टोटल असेट्स निकाल लो पहले। तो हम यहां पर पहले टोटल असेट्स निकाल रहे हैं कि टोटल असेट्स, टोटल असेट्स क्या रहेगा, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्वेश्चन में दिया है कितना है 30 लैक्स, करंट असेट्स कितना है 22,50,000, तो टोटल असेट्स कितना हो गया 52,50,000, 52,50,000, ये हमारा टोटल असेट्स आ गया। ठीक है, अब आपको एक रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, जो कि क्या है 2 टाइम्स है, यूज में लो। तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप ही बताओ क्या रहेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, दैट इज इक्वल्स टू 2। Therefore sales is equals to, therefore sales is equals to 2 multiplied by total assets। ठीक है, निकाल लो कैलकुलेटर पे, 2 multiplied by 52,50,000, 2 multiplied by 52,50,000 कितना आ रहा है बताना, कितना आ जाएगा, 2 multiplied by 52,50,000, ये आ रहा है 105 लैक्स। ठीक है, 105 लाख, 105 लैक्स आ गया आपका सेल्स। अब सेल्स आ गया, अब उससे देखो आप और क्या चीज निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना। ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%, जो चीज निकाल सकते हो निकालते जाने का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है 20%, हमारे पास सेल्स है तो हम इजीली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, निकालो फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 105 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आ रहा है देखो, 105 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये करने पे आ रहा है 21 लैक्स, 21 लैक्स। हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी निकाल लिया, और क्या निकाल सकते हैं, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है क्वेश्चन में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है 7, और देखो कभी भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दी जाती है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां पर क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या होगा, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में। ठीक है, और यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, आपने डिनोमिनेटर में भी क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, सिंपल चीज है यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स है 105 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 21 लैक्स, तो 105 लैक्स माइनस 21 लैक्स करने पे कितना आ रहा है 84 लैक्स आ रहा है। ठीक है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 84 लैक्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 84 लैक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है ना उसको यूज में ले रहे हैं, क्या रहेगा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, और कितना दिया आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स दे रखा है। अब देखो ना, देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 7। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 84 लैक्स, तो 84 लैक्स डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है बताना, ये आ गया आपका 12 लैक्स। ठीक है, 12 लैक्स, ये एवरेज इन्वेंट्री आया है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है ये क्या है आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12 लैक्स।
ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया है ना, कितना है देखो 11,40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है 11,40,000, ठीक है। तो 11,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 24 lakhs। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है बताना। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 24 लाख माइनस 11,40,000 कितना आ गया 12,60,000, ठीक है। हमने क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया, कितना आ रहा है 12,60,000। अब हम क्विक असेट्स जो है ना निकाल पाएंगे, और जैसे ही हमारा क्विक असेट्स आ जाएगा हम क्विक रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल लेते देखो फटाफट से। क्विक असेट्स जो है वो क्या रहेगा, करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करंट असेट्स कितना था हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था करंट असेट्स 22,50,000, ठीक है 22,50,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है अभी हमारा 12,60,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 22,50,000 माइनस 12,60,000 कितना आ रहा है क्विक असेट्स, क्या आ रहा है 9,90,000, ठीक है 9,90,000 ये हमारा क्विक असेट्स आ गया। तो आप इजीली क्विक रेशियो निकाल सकते हो कि क्विक रेशियो का एक और नाम क्या है एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्विक रेशियो क्या रहेगा, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स कितना है 9,90,000 और करंट लायबिलिटीज हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था 9 लाख आया था। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, ये करने पे कितना आएगा 1.1। हमारा क्विक रेशियो आ चुका है, क्विक रेशियो कितना है 1.1, ठीक है। अब और क्या पूछा है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो पूछा है, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, निकाल लो फटाफट से फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स, है ना। सेल्स कितना है 105 लाख से, एंड फिक्स्ड असेट्स तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही दिया था ना, हाँ फिक्स्ड असेट्स तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना है 30 लाख से। तो 105 lakhs डिवाइडेड बाय 30 lakhs कितना आ रहा है बताना 3.5। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स। इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि फिक्स्ड असेट में जो हम 1 रुपए लगाए उससे हम क्या कर पा रहे 3.5 रुपीज का सेल्स जनरेट कर पा रहे, ठीक है। हमने जो 1 रुपया फिक्स्ड असेट में लगाया है, जो हमने 1 रुपए के फिक्स्ड असेट खरीदे उससे हम क्या कर पा रहे 3.5 रुपीज की सेल्स जनरेट कर पा रहे वैसा, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो जो ये भी हमने निकाल लिया, ये दो चीज तो हमारी निकल गई है। अब क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है सभी को, क्या रहेगा प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड्स में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें पूरी मेहनत किसके लिए करनी है, रिजर्व एंड सरप्लस निकालने में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या क्या चीज इस्तेमाल कर ली। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है ये भी हमने यूज में ले लिया है, ठीक है। तो अभी हमारे ये दो रेशियोज जो है ना ये यूज करने के बाकी है। एक तो डेट इक्विटी रेशियो हमने अभी तक यूज में लिया नहीं है 1:1.5 जो दे रखा है, एंड एक रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स जो दिया 15%, ये भी अभी तक हमने यूज में नहीं लिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो अभी क्या कर रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो जो है ना 1:1.5 इसको हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। इसी से क्या होगा, मोस्टली तो बात बन जानी चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या है 1:1.5 है। डेट इक्विटी रेशियो कितना है 1:1.5। तो यहां पर देखना हम लिख दे रहे डेट बाय इक्विटी इज इक्वल्स टू 1:1.5। तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। देयरफॉर इक्विटी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विटी इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेट, ठीक है। इक्विटी क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ डेट है, समझ गया यहां तक, ठीक है ओके। हमें तो अब रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए ना। अब रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेगा वो चिंता का विषय है, कैसे निकालेंगे बताओ।
आपको एक रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना 15%, उसको तो बाद में यूज में लेंगे, अभी उसको यूज में लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो असेट्स यानी क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा बताना इसमें, आपके इक्विटी प्लस लायबिलिटीज आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आएगा, बट यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो उसको भी इस्तेमाल कर लेना। यहां पर देखो मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका करंट लायबिलिटीज आएगा और लॉन्ग टर्म डेट आएगा। करंट लायबिलिटीज तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, करंट लायबिलिटीज तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। और यहां पर ये जो डेट है ना, ये लॉन्ग टर्म डेट है, ये हम यही मान रहे हैं कि ये वाली जो डेट है ना, ये टोटल डेट नहीं है, क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब फिक्स्ड असेट्स तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है फिक्स्ड असेट्स, 30 लाख से, करंट असेट्स हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 22,50,000, 30 लाख प्लस 22,50,000 प्लस, अब देखना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या रहेगा आपका, इक्विटी रहेगा, ठीक है, जो कि क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ डेट है। यहां पर मैं देखो क्या लिख रहा हूं, 1.5 टाइम्स ऑफ डेट, 1.5 टाइम्स ऑफ डेट, 30 लाख प्लस 22,50,000, दिस इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेट। ये समझ में आया ना सभी को, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये क्या है आपका, इक्विटी है, ठीक है। हमने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1.5 टाइम्स ऑफ डेट लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है देखो, 60,000, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है। यहां पर देखो उसको हम लिख दे रहे हैं 6 लाख। करंट लायबिलिटीज जो है हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था, 9 लाख आया था। एंड लॉन्ग टर्म डेट जो है, ठीक है, उसको तो आपको क्या करना है, डेट ही लिखना है वैसा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 52,50,000 इज इक्वल्स टू 1.5 डेट प्लस डेट कितना हो जाएगा, 2.5 डेट प्लस 6 लाख प्लस 9 लाख यानी कितना हो गया, 15 लाख हो गया, ये 15 लाख। अब 52,50,000 माइनस 15 लाख कितना हो जाएगा देख लो, 52,50,000 माइनस 15 लाख, ये हो गया, एक सेकेंड, 52,50,000 माइनस 15 लाख, क्या आ रहा है, 37,50,000, और इसको डिवाइड कर दो 2.5 से, कितना आ रहा है, 15 लाख आ रहा है, तो डेट आ गया हमारा, देयरफॉर डेट इज इक्वल्स टू 15 लाख, ठीक है। अब आपका डेट 15 लाख आ गया तो आप इक्विटी निकाल सकते हो, इक्विटी क्या था, 1.5 टाइम्स ऑफ डेट था, ठीक है, इक्विटी क्या था, 1.5 टाइम्स ऑफ डेट, कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख, ये आएगा 22,50,000, है ना, 22,50,000, ये हमारा इक्विटी आ गया, ठीक है। अब इक्विटी में तो दो चीज आएगी ना, इक्विटी में क्या दो चीज है, क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज इक्वल्स टू 22,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, इस हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा, 18 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू 22,50,000, देयरफॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कितना हो गया, 4,50,000, ठीक है। 22,50,000 माइनस 18 लाख करने पे कितना होगा, 4,50,000। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोप्राइटरी फंड चाहिए, ठीक है। और प्रोप्राइटरी फंड क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 22,50,000 है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख है, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 28,50,000 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप लिख सकते थे। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी फंड जो है वो निकाल ले रहे हैं। प्रोप्राइटरी फंड क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस 18 लैक्स प्लस 6 लैक्स प्लस 4,50,000 कितना हो जाएगा 28,50,000। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आपका 22,50,000 है, और 22,50,000 प्लस 6 लाख कितना हो गया 28,50,000। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग से निकालने की ऐसा नीड नहीं थी, बट हमने निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है, प्रोप्राइटरी रेशियो दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड कितना है 28,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने के हैं 52,50,000। ठीक है, डिवाइड कर लेना और बताना क्या आ रहा है। 0.5429, अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो ये आपका 0.5429 आ रहा है। ठीक है, तो हमने प्रोप्राइटरी रेशियो जो ये भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर तो कैसे निकलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमें पता है कितना है 1,80,000 है। कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1,80,000। ठीक है, बट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो वो कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि इस क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी जो है लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाले, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना इसको यूज में ले रहे हैं। देखो कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स जो है कितना है 15% है। अब देखो आपको फॉर्मूला ध्यान में आ रहा होगा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स का जो फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, स्टडी मटेरियल में, वो क्या था, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये दिखा था ना हमने। ठीक है, एवरेज टोटल एसेट्स था, बल्कि वहां पर न्यूमरेटर में था ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था, एवरेज टोटल एसेट्स। बट यहां पर एवरेज टोटल एसेट्स तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ओपनिंग टोटल एसेट्स नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे, क्लोजिंग वाले जो एसेट्स है वो लिख देंगे, क्लोजिंग टोटल एसेट्स जो हम लिख देंगे। बट ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट भी हम कैसे निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया ही नहीं है। ठीक है, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट जो है वो भी हम नहीं निकाल सकते, टैक्स रेट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, उसके पीछे का रीजन है, हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, हमें पता है लॉन्ग टर्म डेट कितना है। ठीक है, बट अब जैसे लॉन्ग टर्म डेट में लेट्स सपोज करो डिबेंचर्स होंगी, तो उसका जो कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप न्यूमरेटर में ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट जो लिखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो मत लिखो। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट की जगह अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट लिख देंगे तो उससे काम चल जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकते ना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकते, हमारे पास टैक्स रेट भी नहीं है, हम इंटरेस्ट का फिगर भी नहीं निकाल सकते। यहां पर आपको सेफली क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो है आफ्टर टैक्स का जो फॉर्मूला आप लिखोगे उसके न्यूमरेटर में आप क्या करो, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दो। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये आपको अजम्पशन लेना ही पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था पिछले क्लास में कि क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, बहुत बार फॉर्मुलेस को मोल्ड करना पड़ता है, उसको अकॉर्डिंगली वैसा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम न्यूमरेटर में ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट भी नहीं लिख सकते, और यहां पर हम न्यूमरेटर में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी नहीं लिख सकते। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये मान रहे हैं, हम एक अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि जो भी असेट्स है ना उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए था वो हमने क्या करा, इक्विटी के थ्रू ही रेस किया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब ओनर्स केस से ही रेस किया, इक्विटी बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, असेट खरीदने के लिए जो भी पैसा चाहिए था, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कोई भी आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज किससे नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, पूरा की पूरा ओनर्स फंड से ही आ रहा है। समझ गया। ठीक है, यहां पर हम ऐसा अजम्पशन ले ले रहे हैं कि असेट्स खरीदने के लिए जो भी पैसा चाहिए था कंपनी को, वो कंपनी ने क्या करा है, ओनर्स नहीं लाया उसके लिए पैसा। ठीक है, कोई भी बाहर से हमने क्या करा, बैंक से लोन वगैरह नहीं लिया, डिबेंचर्स वगैरह इश्यू करके पैसा रेज नहीं किया, वैसा नहीं है। ठीक है, असेट खरीदने के लिए जो भी पैसा था वो क्या कर रहा है, ओनर्स फंड से ही आ रहा है। ठीक है, इसके लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दे रहे हैं। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, उसका फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं यहां पर वो क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ गया क्या। ठीक है,
ओके, तो यहां पर आप ये कंफ्यूजन में मत रहना यार, यहां पर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लिखा, यहां पर तो हमने ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट लिखना चाहिए था, ठीक है। या फिर आप ये कंफ्यूजन में मत रहना, यहां पर हमने तो जो है क्या लिखना चाहिए था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट लिखना चाहिए था, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पूरे के पूरे असेट्स जो है किसके थ्रू फाइनेंस हुए, ओनर्स फंड के थ्रू फाइनेंस हुए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो अजम्पशन जो है वो क्या है, इट हैज बीन अज्यूम्ड, it has been assumed that whole of assets are financed by owners fund, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट whole of assets are financed by owners fund। आपको लग रहा होगा ये वाला फॉर्मूला तो स्टडी मटेरियल में दिया ही नहीं है, दिया है ये वाला फॉर्मूला भी, सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया ना रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का, वो यही वाला दे रखा है, ठीक है। और वहां पर अजम्पशन क्या लिया जाता है कि जितने भी असेट्स है, ठीक है, जो कंपनी ने खरीदा है वो क्या करा है, पूरा की पूरा ओनर्स फंड से ही खरीदा है, ठीक है, बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल लोन वगैरह नहीं लिया उसके लिए, ठीक है। यहां पर देखो मैं आपको फॉर्मूला बता भी दे रहा हूं कि वो फॉर्मूला कहां पर है, एक सेकेंड रुको। सबसे पहला फॉर्मूला जो दिया है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का, वो यही वाला दे रखा है, ये रहा, ठीक है। ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स। अब वो तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर में यहां पर एवरेज टोटल असेट्स लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग टोटल असेट्स नहीं दे रखे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में टोटल असेट्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला भी जो है आपके स्टडी मटेरियल में है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स था, बट हमने एवरेज टोटल असेट्स की जगह क्या लिखा, सिर्फ टोटल असेट्स ही लिखा, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग टोटल असेट्स नहीं है, ठीक है। ओके, बस अब तो एकदम इजीली निकाल ही पाओगे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 15 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कितना है, 52,50,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा बताना, 52,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है, 7,87,500, ठीक है, 7,87,500 ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। हमें तो क्या करना है, अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना है, 7,87,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है कैसे निकालेंगे देखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख का है, और प्रेफरेंस शेयर का जो कूपन रेट दिया है, ठीक है, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट जो दिया है वो क्या 9% है। तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9%, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% लिख दो, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,80,000। कैलकुलेटर भी कर लो फटाफट से, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% करने में कितना होगा, 54,000 आएगा। तो 7,87,500 माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 कितना आ गया, 4.075। तो ₹4.075 पर शेयर, ठीक है। तो हमने अर्निंग्स पर शेयर जो है वो भी निकाल लिया है, ठीक है कि नहीं। ओके, यहां पर हमने इस अर्निंग्स पर शेयर जो निकालना था आखिरी में वो भी हमने निकाल लिया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस है ये सब, और एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेगी इनकी, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे हो, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ जा रहे हैं, तो एग्जाम में तो जो क्वेश्चन आएगा ना रेशियो एनालिसिस का, तो वो तो आप एकदम इजीली बना दोगे, ठीक है। मतलब बाएं हाथ का खेल रहेगा, वैसा रहेगा वो चीज। ओके, चलो एक बार देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ एम लिमिटेड। टोटल असेट्स कितना दिया है, 10 लाख। डेट टू टोटल असेट्स कितना दिया है, 50%। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट है 10% पर ईयर। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 10 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1 लाख। द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन द डायरेक्ट कॉस्ट। टैक्स रेट कितना है, 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, बाद में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन,
फिर रिटर्न ऑन असेट्स और बाद में पूछा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो क्या करेगा आपको 5 मार्क वगैरह के लिए पूछ सकता है, और पहले पूछ भी चुके हैं। ये पास्ट ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो ये पास्ट ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। और पहले के भी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी तक नहीं आया है, ठीक है, एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्टडी मटेरियल में भी है, और ये वाला क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर पेपर में भी आ चुका है, आरटीपी वगैरह में भी बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तो क्या है पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। अब यहां पर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसने आपको टोटल असेट्स दे दिया, कितना है टोटल असेट्स 10 लाख। फिर क्या अगर उसने डेट टू टोटल असेट्स भी दे दिया, कितना है 50%, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डेट निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो निकाल लो, जो चीज निकाल सकते हो उसको फटाफट से निकालते जाओ। यहां पर देखना डेट टू टोटल असेट्स क्या रहेगा, डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ये कितना दिया है 50% दे रखा है क्वेश्चन में। डेट क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 50%। ये टोटल असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 50%। टोटल असेट्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये करने पे कितना आएगा 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो डेट आ गया 5 लाख। अब आगे हम और क्या निकाल सकते हैं देखना, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या बोला है 10% पर ईयर, तो इजीली क्या होगा अब इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, निकाल लो, जो जो चीज निकल रही हो निकालते जाना है। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, जो डेट है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट जो दिया है आपको। ठीक है, तो 10% है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या बोला है देखो 10% पर ईयर, तो डेट मल्टीप्लाइड बाय 10%, एक साल का ही हम क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो डेट मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1, तो डेट कितना रहेगा यहां पर देखो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये करने पे कितना आ गया 50,000 आ रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है 50,000। अब हम क्या कर रहे हैं देखो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है 10 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, बहुत इजीली निकल जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू, चलो डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है 50,000 है ना, डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 5 लाख हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया 5 लाख। और क्या निकाल सकते हैं हम, एक तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है कितना है 1 लाख है। फिर बोला है द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन द डायरेक्ट कॉस्ट, तो आप सबसे पहले आप सेल्स निकाल लो। ठीक है, ये वाला जो आपको लाइन दिया है ना, इसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स निकालोगे, सेल्स क्या रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट प्लस 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, है ना, तो सेल्स निकाल रहे हैं हम, जो कि क्या रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट प्लस 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जो एक तरीके से क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो क्या है एक तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 5 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख, एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, तो वो कितना हो जाएगा देख लो 50% ऑफ 5 लाख। ठीक है, 50% ऑफ 5 लाख, 50% ऑफ 5 लाख तो कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा, तो 5 लाख प्लस 2,50,000 यानी कितना हो गया 7,50,000। ये हमने सेल्स निकाल लिया। ठीक है, हमारा सेल्स आ चुका है कितना 7,50,000। ठीक है, अब देखो और क्या चीज दिया है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है कितना है 1 लाख, अभी तक इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया था। टैक्स रेट भी दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 30%। क्या क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पूछा है, फिर रिटर्न ऑन एसेट्स पूछा है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी पूछा है, निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे देखना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है अब, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बताना यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट है 50% ऑफ 5 लाख, जो कि कितना आया था 2,50,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,50,000। अब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देता हूं, ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिया, कितना आ रहा है बताना पहले तो, क्या आ जाएगा 1,50,000।
और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दे रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या हो गया आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे ही आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करा, क्या हो गया ये आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब देखना, अगर मुझे यहां पर अब क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल पाओगे क्या? हाँ निकाले वही चीज। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है देखो 50,000 है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है 50,000। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट लेस कर रहे हैं, जो कि कितना है 50,000। 1,50,000 माइनस 50,000 करने पे क्या होगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ गया। और ये क्या चीज है आपका, अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स है। इसमें से देखो अब हम और क्या लेस कर रहे हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, टैक्स रेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड पे 30% करने पे कितना होगा, 30,000 आ जाएगा। आपका देखो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया अब कितना, 70,000। 1 लाख माइनस 30,000 करने पे कितना आएगा, 70,000 आ जाएगा। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हो गया आपका 70,000, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हो गया 70,000, ठीक है। इसको आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोल दो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब पहले वाला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है उसने, देखना फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। निकाल पाओगे कि नहीं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कर लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 70,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना हमने ऑलरेडी निकाला है, 7,50,000, ठीक है। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटर पे कर लो और बताओ कितना आ रहा है। 70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, एक सेकेंड, 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9.33% आ रहा है ये, ठीक है, 9.33%। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना उसका आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर हमारा आ चुका है 9.33%, ये हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। सेकेंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड वाले पार्ट में क्या पूछा है देखो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी बेसिकली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ईबीआईटी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख रहे हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या रहेगा, ईबीआईटी। आपको ध्यान में आ रहा होगा स्टडी मटेरियल में भी जो इसके दो फॉर्मूलेज इन्होंने लिख के दे दिए थे वैसे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और एक क्या था, ईबीआईटी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके। तो वही तो हमने यहां पर किया, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करा, एक सेकेंड ये देखना, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसमें से हमने क्या करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया। ये जो चीज आ रही है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा, यहां पर ईबीआईटी लिख दिया, ईबीआईटी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आ जाएगा देखना, ईबीआईटी कितना है, 1.5 लाख है, 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, 7,50,000 है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे बताना कितना आ रहा है, 20%, ठीक है, 20%। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ये भी हमारा आ गया, कितना आ रहा है, 20%। अब बाद में क्या पूछा है देखो, रिटर्न ऑन असेट्स पूछा है, रिटर्न ऑन असेट्स। अब आपकी मर्जी जो फॉर्मूला यूज में लेना है ले लो, ठीक है। अब रिटर्न ऑन असेट्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज है, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो फॉर्मूला यूज में ले रहा हूं रिटर्न ऑन असेट्स का, रिटर्न ऑन असेट्स के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज में ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय, वो होता है एवरेज टोटल एसेट्स, बट यहां पर ओपनिंग टोटल एसेट्स तो कुछ भी दिया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको सिर्फ टोटल एसेट्स लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ईबीआईटी कितना है, 1,50,000 है, 1 माइनस टैक्स रेट करने पे कितना आएगा, 1 माइनस 0.3 करने पे 0.7 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली 0.7 लिख दे रहा हूं। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 10 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कर लो ये, आप कैलकुलेटर पे ही कर लो पूरा और बताओ क्या आ रहा है।
तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया 10.5%। 10.5% ये हमने रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल लिया। यहां पर अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आप वो भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको फॉर्मूला यूज में लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आप वो भी यूज में ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अलग अलग फॉर्मुलेज है और यहां पर सब इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको जो मर्जी आप फॉर्मूला यूज में ले लो, ठीक है। यहां पर आप अल्टरनेटिव जो फॉर्मूले यूज में ले सकते हो मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो। या फिर आपको अगर ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जो फॉर्मूला यूज में लेना है वो यूज में ले लेना। तीनों इससे मत करके आना, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज में लेना और उससे क्या करना सॉल्व करके आ जाना। अब फोर्थ वाले इसमें देखो क्या पूछा है, फोर्थ वाले इसमें जो है क्या पूछा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी यानी क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में तो हम यही मानेंगे ना कि क्या रहेगा सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर मान रहे हो कि यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालोगे, ठीक है। इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा ना, तो यहां पर आपको ये असम्पशन लेना ही पड़ेगा कि यहां पर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी यानी पूछना चाह रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी है ही नहीं तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो है अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता था, ठीक है, क्वेश्चन में लेट्स सपोज ऐसा दिया होता था कि 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वहां पर हम क्या करते थे न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते थे, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है आपको क्वेश्चन में तो उससे आप प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल पा रहे हो, ठीक है। बट यहां पर क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम मान रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही रहने वाला है, यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर में सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये होता है ना, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या रहेगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो आप निकाल सकते हो क्या यहां पर देखना तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उससे आप निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन यूज में लेंगे, ठीक है। यहां पर पहले आप फॉर्मूला तो लिख दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना आया था 70,000 आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना आया था 70,000 आया था, ठीक है। तो 70,000 लिख देना डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे निकालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है। टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो इक्विटी क्या होगा टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या है यहां पर सिर्फ एक चीज है डेट, ठीक है। लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज है क्या है डेट, और डेट कितना है 5 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो टोटल असेट्स माइनस डेट करेंगे तो क्या होगा हमारा इक्विटी निकल के आ जाएगा। टोटल असेट्स कितना है 10 लाख, डेट कितना है 5 लाख, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 5 लाख। ये समझा क्या, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर हम ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है ये कैसे निकाल रहे हैं टोटल असेट्स माइनस डेट, के टोटल असेट्स माइनस डेट करके जो है हम क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल रहे हैं। और ये टोटल असेट्स माइनस डेट क्यों है क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज में ले रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है असेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्विटी क्या होगा टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या हो गया टोटल असेट्स माइनस डेट, ठीक है। तो बस अब तो क्या है कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है देखना
70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करने पे आपका कितना आ रही है 14%। 14%। 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे कितना आ गया 14%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी कितना आ गया 14%। ठीक है, यहां पर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है कि नहीं? तो रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी जो है ये भी हमारा आ गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, और भी यहां पर 3 क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक, ठीक है, और एक बीच में हमने एक क्वेश्चन मिस किया था, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो है खुद से एक बार क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6 जो इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मतलब ये आप होमवर्क वगैरह में ले सकते हो, खुद से एक बार ट्राई करके देखना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी को? आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ में आ रहा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में उससे कैसे पूरा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो लिख लिख के, तभी जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते जाओगे तो तब क्या है, सॉल्यूशन देख के तो तभी के तभी चीजें समझ में आ जाती है, बट एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, पेपर ब्लैंक चला जाएगा वैसा। ठीक है, पूरे स्टेप्स लिख ही नहीं पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। यहाँ पर देखो मैंने किधर भी आपको सॉल्यूशन लिख के भी नहीं दिए। ठीक है, क्यों लिख के देना सॉल्यूशन, हम खुद से बनाएंगे ना सॉल्यूशंस। यहाँ पर देखो मैं खुद जो है यहाँ पर आपको पूरे एक एक सॉल्यूशन जो है लिख लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, और सॉल्यूशन भी हम कैसे लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना रहेगा वैसा पूरा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रफ में मैं लिखते जा रहा हूँ कुछ भी, पूरा हम प्रॉपर जैसा एग्जाम में प्रेजेंटेशन वगैरह करना रहेगा वैसा हम पूरा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस पूरे निपटा देंगे रेशियो एनालिसिस के, और बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बढ़िया रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बिल्कुल टेंशन वगैरह मत लो, और अपनी पढ़ाई चालू रखो, सब बढ़िया ही होगा, और एग्जाम्स आपकी एकदम अच्छी जाएगी, और आप लोग फटाफट से सीए इंटर क्लियर कर लोगे, फिर फाइनल में चले जाओगे, फाइनल क्लियर कर लोगे और सीए भी बन ही जाओगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।